Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. In the previous video, I have discussed about what is the need of election. We have seen that election form the backbone of democracy, where people elect their representatives and decide the composition of government. पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा? पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि हमारे लिए इलेक्शन, हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और सिविक्स का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसमें हमने ये देखा फर्स्ट वीडियो में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमारा कि इलेक्शन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है ना। हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन जो है वो एक बैकबोन की तरह, एक रीढ़ की हड्डी की तरह इम्पॉर्टेंट होता है, उस तरीके से काम करता है जहाँ पे लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का अधिकार होता है ना। एंड दे डिसाइड द कॉम्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट कैसे बनेगी, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें लोग डिसाइड करते हैं। Now we'll discuss today that what are the things that makes the election democratic. आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? What makes our election democratic? यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं. Actually, there are so many countries in the world. Some of them are democratic and or non-democratic. दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनमें से कई एक डेमोक्रेटिक हैं तो कुछ नॉन डेमोक्रेटिक भी हैं. बट दे कंडक्ट इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन दोनों ही जगह होते हैं. इससे कोई मतलब नहीं कि कोई देश डेमोक्रेटिक है या नहीं है, इलेक्शन दोनों ही जगह होते हैं. What I mean to say that this is not important whether you are democratic or non-democratic. The factor that makes that matter is that election conducted in your country are democratic और नॉन डेमोक्रेटिक. मतलब मुद्दा ये नहीं, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका देश डेमोक्रेटिक है या नहीं है, आप डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक. इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से इलेक्शन कराया गया, यानी इलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो वास्तव में डेमोक्रेटिक था या नहीं था. आप सोच रहे होगे कैसे मैम सारे देश डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक होते हुए भी कैसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कैसे इलेक्शन होता है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ चाइना का. आप बताइए चाइना में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं. चाइना ऑल्सो कंडक्ट्स इलेक्शन, बट इज़ दैट अ डेमोक्रेटिक कंट्री? चाइना में भी इलेक्शन होता है, लेकिन क्या हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? नो, देयर इज सिंगल पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी. चाइना में केवल एक पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम है, एक दलीय पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे. मतलब देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर द पीपल. लोगों को कोई चॉइस ही नहीं है चुनने का कि वो किन में, बस हर साल क्या होता है, कैंडिडेट का फेस बदल जाता है. द प्रिंसिपल दैट फॉलोज ड्यूरिंग एन इलेक्शन डिसाइड्स वेदर द इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट. चुनाव के दौरान जो सिद्धांत, जो रूल, जो रेगुलेशन फॉलो किए गए या इलेक्शन जिस तरीके से कंडक्ट कराया गया ना, वो ये डिसाइड करता है कि कोई इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इन योर एग्जाम्स दिस कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, है ना. इस तरीके से इस एक टॉपिक को आपसे कई तरीके से पूछ सकता है. जैसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन के फीचर्स क्या हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या कोई इलेक्शन वो कैसे डेमोक्रेटिक बनता है, हम कैसे ये जानेंगे कि कोई इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है. तो आंसर सेम होगा. नो नीड टू गेट कन्फ्यूज कि कैरेक्टरिस्टिक पूछ दिया और हमने तो फीचर्स पढ़ा था. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑल दीज आर द सेम थिंग. आपको यही कंटेंट जो मैं अब पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दोगे. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज कंटेंट्स. स्टार्ट करते हैं. इलेक्शन बोथ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़. अभी मैंने आपको बताया ना कि कोई देश डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है, इलेक्शन दोनों जगह होता है. अभी तो आपको क्लियर है चाइना का एग्जांपल देख करके कि नॉन डेमोक्रेटिक होते हुए भी वहाँ भी इलेक्शन होते हैं. ठीक है. ये अलग बात है कि लोगों को ऑप्शन नहीं होता. बट वॉट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, पर वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक बनाती हैं. यही डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा. कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो भी बोलें. तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स, या वी कैन से डेमोक्रेटिक इलेक्शन हैव सम फीचर्स. कुछ विशेषताएं होती हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन की. कौन सी? लुक एट द पॉइंट 1.
People should be able to choose one person, one vote, one value. Means there should be ability to choose and everyone should have voting right. लोगों को हर एक व्यक्ति को चुनने की स्वतंत्रता हो, चूज करने का राइट यानी वोटिंग राइट मिला हो. The election held in Saudi Arabia can't be democratic as the women had no voting right. अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो वहाँ तो औरतों को अधिकार ही नहीं मिला है, वोटिंग राइट ही नहीं मिला था, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक है? नहीं कह सकते. नॉट एवरीवन वाज एबल टू वोट देयर. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबको अधिकार वोट का नहीं मिला, विमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया. सेकंड है चॉइस टू द वोटर्स. मीन्स देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम. एज इन चाइना देयर इज अ सिंगल पार्टी सिस्टम. There is only one party, Communist Party. Means people have no choice to choose from. मतलब देखिए इलेक्शन डेमोक्रेटिक तब होगा ना जब सही मायनों में हमको चुनाव, इलेक्शन यानी चुनाव और चुनने का हमको स्वतंत्रता मिले. तो चाइना के इलेक्शन को हम कतई डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ लोगों को चुनने का अधिकार कहाँ है? वहाँ तो सिंगल पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी है ना. तो चाइना को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कह ही नहीं सकते क्योंकि लोगों को कुछ भी चुनने का अधिकार है ही नहीं, है ना. मीन्स पीपल हैव नो चॉइस टू चूज फ्रॉम एंड बट एन इलेक्शन कैन बी डेमोक्रेटिक ओनली व्हेन द पीपल हैव चॉइस टू चूज देयर लीडर्स. एंड इलेक्शन मस्ट बी फ्री. इलेक्शन फ्री होना चाहिए, लोगों को अपने नेता चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी एक इलेक्शन हम कह सकते हैं कि ट्रू मीनिंग में, सच्चे मायनों में डेमोक्रेटिक है. फिर थर्ड पॉइंट पे देखो, रेगुलर इलेक्शन. रेगुलर मतलब रोज नहीं, रेगुलर मतलब एक इंटरवल पे एक आर होना चाहिए कि आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, आफ्टर एवरी 4 ईयर, 5 ईयर, कुछ भी कि इलेक्शन जो होंगे वो हर कुछ निश्चित अवधि के बाद होंगे. चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. इलेक्शन शुड बी रेगुलर आफ्टर एन इंटरवल so that if the citizens are not satisfied with their leader they can reject them or readjust them. देखिए अगर रेगुलर इलेक्शन नहीं होगा ना 2 साल 4 साल या 5 साल जो भी फिक्स है उसके बाद, तो ऐसे में क्या होगा, जो एक बंदा एक बार डिसाइड हो गया कि हाँ भाई चलो लोगों ने इसको लीडर चुन लिया लेकिन वो शायद आगे जाकर के अच्छा काम ना करे, है ना. बाद में पता चलता है कि नहीं भाई हमने तो जो सोच के इसको चुना था ये उस अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है. तो ऐसे में क्या होगा, फिर लोगों को उसी को झेलना पड़ेगा. इसीलिए वेदर द लीडर इज गुड और बैड, स्किल्ड और अनस्किल्ड, द पीपल शुड हैव चॉइस टू री वोट. लोगों को फिर से वोट देने का अधिकार होना चाहिए. री चूज, अगर अच्छा है तो वापस चुन करके वो फिर से आ सकता है, अगर उसने अच्छा काम किया है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो, है ना. तो इलेक्शन जो है वो निश्चित समय अवधि पर अवश्य होने चाहिए और रेगुलर होने चाहिए. जैसे हमारे यहाँ आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है. हम प्रधानमंत्री चुनते हैं ना, हम अपने MP MLAs चुनते हैं, ठीक है. फोर्थ है कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. मतलब कैंडिडेट हु गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट, जिसको लोगों ने प्रेफरेंस दी है, जिसको लोगों ने ज़्यादा मतों से जिताया है, शुड बी प्रेफर्ड और इलेक्टेड. उसी को वास्तव में चुना जाना चाहिए जिसको लोगों ने ज़्यादा वोट दिए हैं. मेजॉरिटी गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड. हमेशा गवर्नमेंट किसकी बननी चाहिए? जो मेजॉरिटी में विनर रहा, यानी जो ज़्यादा मतों से बहुसंख्या में जीत करके आया है. दिस मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. इससे इलेक्शन डेमोक्रेटिक बनता है. फिर है नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. यानी द इलेक्शन शुड बी कंडक्ट विथ फ्री एंड फेयर मैनर. एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट, है ना. हर चीज़ें जो है पारदर्शी होनी चाहिए, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए. फ्री और फेयर तरीके से जो है इलेक्शन होनी चाहिए. कोई भी मल प्रैक्टिस जो है वो ना की गई हो, पैसे दे करके लोगों को वोट के लिए डोमिनेट करना लोगों को, या डरा के धमका के किसी तरीके से, ऐसा कुछ भी ना किया गया हो. This is the basic criteria for a democratic election, that there should be no malpractices in election. यानी कोई इलेक्शन ट्रू मीनिंग में डेमोक्रेटिक तब होता है जब वो फ्री और फेयर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से लड़ा गया हो और जहाँ हर एक वोटर्स को, हर एक कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली हो चुनने की या फिर चुने जाने की. These are the basic features of democratic election. यही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं या फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन के.
जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं हम कह सकते हैं कि हाँ भाई उस देश का इलेक्शन या ये इलेक्शन जो था वो डेमोक्रेटिक था। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन कराना, इलेक्शन में हम क्या देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की फाइट चलती है, तो क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? इलेक्शन पॉलिटिकल कंपटीशन इट हैव सम डिमेरिट्स, इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं, है ना। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी, फैक्शनलिज्म। देखिए इलेक्शन इज़, अगर हम डिमेरिट्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इलेक्शन का मतलब क्या है, पूरे तरीके से राजनीति के बारे में ही है। द कॉम्पिटिशन्स अमंग द पॉलिटिकल पार्टी इज़ वेरी कॉमन एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड नेचुरल पार्ट ऑफ इलेक्शन। जाहिर सी बात है कि जब इलेक्शन होगा और बहुत सारी पार्टीज़ होंगी तो नेचुरल है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना, और ये कंपटीशन होगा ही होगा, ये नेचुरल है। बट समटाइम्स इट हैव सम डिमेरिट्स, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसको हम डिमेरिट, यानी कंपटीशन करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप बुरी भावना से कंपटीशन करते हैं ना, खुद को प्रूव कीजिए, खुद को अच्छा साबित कीजिए, लेकिन दूसरे को डाउन मत कीजिए। जब हम इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, माल प्रैक्टिसेस करने लग जाते हैं या फिर डरा धमका करके ज़बरदस्ती के वोटर्स को वोट लेने लग जाते हैं, तो या फिर पैसे रुपए बांट करके, तो इससे क्या होता है पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो, इसमें कहते हैं कि डिमेरिट्स आ गए। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। देखो ड्यूरिंग इलेक्शन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वांट्स टू विन, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि चुनाव में वो ही जीते। So they used to the sentimental factors like caste, religion, etc. And this lead the division in society and develops a disunity in the society. हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतना चाहती है और जिसके लिए वो लोगों को सेंटिमेंटल अपनी तरफ खींचती है, यानी सेंटिमेंट्स पे उनके जो है एक कहीं ना कहीं टच करती है। जैसे हम आपकी कास्ट के हैं, हमें वोट दीजिए, ब्राह्मण बहुत दिनों से ये रहे, क्षत्रिय या शूद्रों के साथ ये हुआ, है ना, या फिर रिलीजन की बात करते हैं, है ना, बनिया लोगों के साथ ये हुआ, हिंदू लोगों के साथ अब तक डिस्क्रिमिनेशन होता चला आ रहा है, या मुस्लिम जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं। इस तरीके की भावनाओं को लोगों में हम प्रोवोक करते हैं, जगाते हैं, जिससे देश में कहीं ना कहीं डिसयूनिटी का एक सेंस डेवलप होता है। तो इस मायने में अगर इलेक्शन में ये सारी चीज़ें हों तो ये पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो सही नहीं माना जाएगा। फिर है पार्टीज लेवल एलिगेशंस, यूज डर्टी ट्रिक्स। दिस इज़ वेरी कॉमन दैट रूलिंग पार्टीज एंड अपोजिशन पार्टी लेवल एलिगेशन ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी को और बाकी जो पार्टीज हैं वो रूलिंग पार्टी पे। एंड समटाइम्स यूज डर्टी ट्रिक्स लाइक मसल पावर, करप्शन। इस तरीके से कभी कभी ये पार्टीज़ आपस में डर्टी ट्रिक्स यानी बुरी तरीके की टेक्निक्स भी अपनाती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने के साथ साथ करप्शन के चार्जेस लगाती हैं, आरोप लगाती हैं तरह तरह के, है ना, मसल पावर्स जो है अपनी ताकत शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी पॉलिटिकल कंपटीशन का इलेक्शन में डिमेरिट बताती हैं। नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड because the party rule for fixed term, so after them another party form the government and work with new plan. तो लॉन्ग टर्म विजन कांट बी सेंट। अक्सर आप सुनते हैं मायावती के समय में ये पॉलिसी आई थी, लेकिन भाई चलो अब अखिलेश यादव आ गए तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हट गई, वो काम होते होते रह गया। या फिर अखिलेश यादव जी अभी ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगली बार तो इलेक्शन है, अगर संजोग से कोई और आ गया तो वो पॉलिसी, वो जो प्रोजेक्ट था वो बीच में ही अधूरा रह जाता है। तो यानी कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो हैं वो सही तरीके से रन नहीं कर पाती। जब नई सरकार आती है तो वो उसे तो खुद का क्रेडिट लेना है, वो पिछली सरकार के सारे प्रोजेक्ट, सारी पॉलिसीज़ भले ही वो लोगों के फेवर में रही हों, उसको वहीं पे जो है पॉज कर देती है, रोक देती है। ठीक है, फिर है गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर इन दिस एरिया। ये बड़ी आम सी बात है। द पीपल हु आर गुड, ऑनेस्ट एंड वांटेड टू सर्व द नेशन, दे फेसेस डिफ़िकल्टीज इन पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ द करेक्शन एंड पॉलिटिक्स। मैं नाम नहीं लूँगी, ऐसे कई चेहरे थे जिनमें अच्छी लीडरशिप थी, अच्छा स्किल्ड पर्सन थे, वो पॉलिटिक्स में बेचारे आए भी लेकिन उनके साथ पॉलिटिक्स हो गया।
कुछ समाजसेवी थे, कुछ कवि थे, कुछ मतलब अच्छे सोशल वर्कर थे, आए पार्टी में इन्वॉल्व भी हुए, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जब उन्होंने इस तरीके के डिमेरिट्स और इस तरीके के मल प्रैक्टिसेस को देखा, तो चूंकि वो ऑनेस्ट थे, उन्होंने अपना पल्ला खींच लिया वापस। यानी जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो सही तरीके से मतलब सच्चे इंसान हैं, जो देश के लिए शायद कहीं अच्छा कुछ कर सकते थे, वो पॉलिटिक्स में गंदगी को देखते हुए आने से आमतौर पर हिचकिचाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। वर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नॉट अवेयर ऑफ इट? अब आप सोच रहे होगे ना, now you're thinking that were the makers of constitution not aware about all the above demerits or problems? Yes, of course they had idea of these conditions because of some reason. ऐसा नहीं था कि हमारे संविधान निर्माताओं को इन चीज़ों का एहसास नहीं था, उनको भी इन प्रॉब्लम्स, ये कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी आगे चल के, इसका अच्छे से एहसास था, है ना। मोटिवेशन फॉर अ पॉलिटिकल लीडर टू वर्क कंपटीशन। देखिए, एक्चुअली कंपटीशन पुश अस टू वर्क बेटर। जब कहीं हम कंपटीशन कराते हैं, आप खुद भी फील करते होंगे, क्लास में, स्कूल में, सोसाइटी में, जब कंपटीशन होता है तो हर बंदा, हर व्यक्ति क्या करता है, हर इंडिविजुअल अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता है ना। मतलब कंपटीशन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक प्रेशर डालता है कि हम और अच्छा काम कर सकें। वी शो आवर बेस्ट, वी डू आवर बेस्ट टू गेट सक्सेस और टू प्रूव अस बेस्ट। अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए हम अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं, पूरा एफर्ट करते हैं। इट इज़ द सेम इन इलेक्शन। यही बात चुनाव में भी है, इलेक्शन में भी है। Political leaders also do the same. If there will be no competition, they will not make any effort for the welfare of the people. तो इलेक्शन इसीलिए ज़रूरी है। अगर इलेक्शन नहीं होता, उन्हें चुने जाने का मतलब एक कह सकते हैं लालच भी कह लो या फिर डर भी कह लो, भाई अच्छा काम करेंगे तो लोग उनको चुनेंगे, नहीं करेंगे तो लोग उनको 2 साल 3 साल झेलने के बाद नकार देंगे, है ना, अगली बार वो नहीं आएंगे सत्ता में। इसीलिए ये कहीं ना कहीं पुश करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये पॉलिटिकल कंपटीशन, कि ये चुनाव कि वो अच्छा परफॉर्म करें, उन्हें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ये कहीं एक क्वालिटी भी है। लीडर्स आर, आप देखो यहाँ नीचे, लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड टू रिमेन इन पावर और टू गेन इट। मतलब लीडर्स हैव फियर दैट दे माइट बी रिप्लेस्ड इफ दे विल नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना। नेताओं को भी क्या डर होता है कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे, तो मतलब उनको लोग जो है रिप्लेस कर देंगे, है ना। सो डिस्पाइट हैविंग डिमेरिट्स, इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। यानी अब हम ये कह सकते हैं एट लास्ट कि बहुत सारे डिमेरिट्स हैं पॉलिटिकल कंपटीशन के कारण। बहुत सारी इलेक्शन में पॉलिटिकल कंपटीशन होता ही है, जिसके कारण बहुत सारी बुराइयां इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी बिकॉज इट वर्क्स लाइक इन इंसेंटिव फॉर द लीडर्स एंड मोटिवेट देम टू वर्क बेटर फॉर पीपल। एक इंसेंटिव की तरफ काम करता है ये। जो हमारे लीडर्स होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं एक पुश मिलता है कि नहीं, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो लोग उनको चुनेंगे, है ना। इसलिए वो आगे इलेक्शन जीतने के लिए, लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर सर्विंग एट द सेम टाइम पनिशमेंट फॉर द परफॉर्मिंग द ड्यूटी। अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर सही नहीं किया तो उनको एक तरीके से इलेक्शन में पनिशमेंट भी मिलती है। पनिशमेंट इन व्हाट सेंस, कि वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे कोई इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, इन फीचर्स के आधार पर, कि इलेक्शन में मल प्रैक्टिसेस तो नहीं हुई, कैंडिडेट को रेगुलर इलेक्शन हुए कि नहीं हुए, फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ कि नहीं, कैंडिडेट जो मेजॉरिटी में जिसको लोगों ने वोट दिया है वो चुन के आए या नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। ठीक है, it is rewarded for now in next video we'll discuss a new topic, what is our system of election। अगले वीडियो में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैसा है, क्या है, या व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्शन इंडिया है, हमारे देश का अपना इलेक्शन सिस्टम कैसा है। तो सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो
Keep learning, stay connected, keep learning, and please like, share, and subscribe my video, and hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.